गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, मान के चलते हैं। क्या कह रहा है, घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा किस किस डेट को हुआ। तो हम लोग आज फाइनली उसको मेंशन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची का जो अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा कराची का अधिवेशन हुआ था 29 मार्च को। कब हुआ था, 29 मार्च को हुआ था। ठीक है, 1931 है तो 31 में हुआ होगा। जब बात करें राजगुरु की फांसी, तो आप लोग को पता है राजगुरु भगत सिंह, इन तीनों को जो है फांसी कब लगी थी, 23 मार्च को, 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च। और गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 5 मार्च को। तो देखिए अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले 5 मार्च की घटना हुई है 3, फिर फांसी दिया गया 23 मार्च, और फिर आपका क्या है 29 मार्च कराची अधिवेशन। आपको पता है कि कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। चलें, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। मतलब आपसे कह रहा है कि जो हम लोग कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें जो कितने प्रकार के तत्व हैं, यानी कि कितने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या क्या मुख्य जरूरी है सामाजिक कार्यक्रम विकास के लिए, विकास कार्यक्रम के लिए, सामुदायिक के लिए। तो याद रखिएगा, पहले तो आंसर देख लें। आंसर क्या होगा इसका, 5 होगा। 5 तत्व हैं, कौन कौन से। तो पहला है भौतिक विकास, बहुत ज़रूरी है। फिर आ गया वित्तीय, वित्तीय का मतलब पैसा से रिलेटेड। फिर मानवीय, मानवीय का मतलब व्यवहार की बात कर रहे हैं। फिर सामाजिक, पूरा का पूरा समाज का क्या आपका बिहेवियर है। और लास्ट में आता है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरणीय। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक्सप्लोर करता है ना, उसको विकास करता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका आंसर क्या था, कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, 5 प्रकार के तत्वों को, भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो देखिए ये वापस से एक रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसमें हम लोग जानते हैं कि ग्राम सभा उन सभी व्यक्तियों को कहते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, और वोटर लिस्ट में नाम तभी होगा जब उनका एज कितना हो गया हो, 18 साल। तो याद रखिएगा, जिन्होंने 18 साल की आयु पूरी कर ली हो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो जब बात पंचायत की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास आता है आर्टिकल 40, लेकिन आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी है, काफ़ी लोग दिमाग लगा के इसको टिक मार देंगे, यानी भाग 4 कर देंगे। उसमें प्रावधान नहीं बताया गया, उसमें सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्रावधान का मतलब कंप्लीट डिटेल होता है। तो वो डिटेल कौन सा है आपका, वो डिटेल है आपका भाग 9A में। बहुत ध्यान से देखिए कहाँ है, भाग 9A में जो है वो क्या है, पंचायतों के लिए प्रावधान के बारे में बताया गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। यानी ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए कोई एजुकेशनल जो है एक पैरामीटर सेट किया है कि हाँ एटलीस्ट 10th चाहिए या ग्रेजुएट चाहिए। ऐसा कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा ऐसा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। इसने क्या किया है, इसने अपने यहाँ जो आपका पंचायती राज में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें क्या किया है, पैरामीटर रख दिया है कि न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, जब हम बात करेंगे जिला परिषद के लिए, तो जिला परिषद या पंचायत समिति के लिए कम से कम क्या किया है, 10th का पास होना अनिवार्य है। और सरपंच के लिए क्या बोला इसने, राजस्थान ने, सरपंच ने ये नियम बनाया है कि सरपंच के लिए 8वां पास होना मैंडेटरी है। ऐसे ही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलें आगे, नेक्स्ट, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सल्तनत काल होता कौन सा है। तो याद रखिएगा जब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की भी बात कर लेते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 आपके पास डायनेस्टी था है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये पूरा का पूरा जो पाँचों का पाँचों डायनेस्टी है ये सब मिल कर क्या हो गया, सल्तनत काल बना है। ठीक है, तो सल्तनत काल यानी मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन कह लीजिए इतिहास भारत का।
तो उसमें कह रहा है क्या कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो क्या आंसर होगा, पारसी जो है वो आपका क्या है, पर्शियन आपका है राजभाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी। देखिए सिजदा एवं पाइबोस ये था आपका पाइबोस, सिजदा और पाइबोस एक प्रोसेस है जिसमें क्या है आपको जो राजा होते थे उनके सामने आपको घुटने के बल पे चल के जाना होता था, उनके पैरों को चूमना होता था, यह अनिवार्य कर दिया था किसने। तो देखिए ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बलबन, किसने, बलबन। तो याद रखिएगा बलबन ने सिजदा और पाइबोस नीति की शुरुआत की है ना। और साथ ही साथ जब आप थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे तो पता चलेगा बलबन ने चहलगानी को ख़त्म किया। चहलगानी कौन था, इल्तुतमिश के 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, उसको नष्ट कर दिया था, ये भी कौन, बलबन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का 2 अधिवेशन बहुत फेमस है, 1938 और 1939 का। 38 जो हुआ था कहाँ, हरिपुरा में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। फिर एक त्रिपुरी में हुआ था, वहाँ के लिए भी ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, अध्यक्ष चुन लिए गए थे, बट उन्होंने रिज़ाइन मार के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, कब, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। देखिए वापस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं उपभू, क्या कहते हैं, उपभू। और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि इसका स्पेलिंग होगा पेरिगी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरिगी। और याद रखिएगा जब सबसे दूर होगा, क्या होगा, दूर होगा, तो उसको बोलते हैं एपोगी। ठीक है, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। अम्ब्रा और ये जो पेनुम्ब्रा है ना, छाया और प्रछाया है, ये जब आपका ग्रहण लगता है उस टाइम यूज होता है ये वर्ड। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि सबसे नज़दीक वाला सिचुएशन क्या होगा, पेरिगी होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक को बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, है ना, BIMS मैं लिख देता हूँ, BIMSTEC, ठीक है। बी से क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और बिम्स्टेक का सदस्य की बात कर लें तो टोटल बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। कितने, 7 सदस्य हैं, ठीक है। अब बात कर लें वापस से कि कौन नहीं है इसमें से, सॉरी आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। भारत के चारों तरफ जो आपका बॉर्डर टचिंग एरिया है उसको ले लें, उसमें एक आप क्या करें, पाकिस्तान को हटा दें और थाईलैंड को ऐड कर लें, तो वो आपका क्या हो गया, बिम्स्टेक हो गया। जैसे अगर पाकिस्तान को हटाकर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान और चीन को भी हटा दीजिए, आप इन दोनों को बात करें तो हमारे पास बच गया बांग्लादेश पहला, फिर आ गया भूटान, ठीक है, BHUTAN कर लेता हूँ, भूटान दूसरा, इंडिया खुद इसमें एक शामिल है, इंडिया, फिर कौन है, नेपाल, ठीक है, फिर है आपका श्रीलंका SRI, ठीक है, फिर म्यांमार है MYN, और एक और है कौन, थाईलैंड। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं आपके किसमें, बिम्स्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में यानी 21 सितंबर को, वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपसे पूछ रहा सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका भरतनाट्यम। क्या होगा, भरतनाट्यम होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था। तो याद रखिएगा हम लोगों ने ये लास्ट सेट में भी पढ़ा था, ये था ब्रेटन वुड सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944। कब, 1944 में इन दोनों का स्थापना का बात है। और याद रखिएगा इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, HQ कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अक्षांश का तात्पर्य है। तो देखिए अक्षांश किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं, पहले तो ये जान लीजिए आप। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में वापस से बनाना होगा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में जो आपका लाइन
वाई एक्सिस के थ्रू है, ये वाला, ठीक है। ये जो आपको रेड रेड लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे, ऊपर से जो भी लाइनें क्रॉस हो रही हैं वाई एक्सिस के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर, ठीक है। और अब बात कर ले हम लोग किसकी, अक्षांश की, ठीक है। तो अक्षांश कैसी लाइन है, तो देखिए ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके पैरेलल, लगभग पैरेलल कह लीजिए, हालांकि पैरेलल होता नहीं है, इसके पैरेलल में जो ऐसी लाइनें जा रही हैं आपकी, ये है आपकी कैसी रेखाएं हैं, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पे जो भी रेखा है उसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे, और वाई एक्स पे जो भी है उसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। अक्षांश का क्या तात्पर्य है, पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह का कोणीय दूरी, सूर्य की किरण का पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का यामोत्तर और ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको परमानेंट अब आपको याद हो जाना चाहिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कैसे, तो देखिए मैंने आपको लास्ट 2-3-4 सेट पहले भी बताया था कि टोटल पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में 2 ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है, उल्टा बोले तो पूरब से पश्चिम घूमता है। वो कौन कौन सा है आपका, शुक्र है और अरुण है। और बाकी जितने भी ग्रह वो कैसे घूमेंगे, पश्चिम से पूरब घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, तो ये भी मैंने शायद लास्ट सेट में आपको बताया है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। कहाँ का, जर्मनी का। जर्मनी मतलब बोले तो हिटलर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वेरी गुड। ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को मेरे हिसाब से कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देना चाहिए। कांग्रेस पूर्ण स्वराज कब मांगा था, इसका ऑप्शन ए बी सी डी आप देख लीजिए, आंसर दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, अब ऑप्शन में आगे क्या दे रहा है, कि नियुक्ति होती है, का चयन होता है, का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। तो देखिए डायरेक्ट निर्वाचन तो नहीं होता है और मनोनयन भी नहीं होते हैं। तो अब बच गया आपका नियुक्ति और चयन। तो याद रखिएगा नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति करवाता कौन है, तो प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति कराते हैं नियुक्ति। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है। जनता शिक्षित हो, ज़रूरी है। नागरिक स्वतंत्र फील करे, ये भी ज़रूरी है। आर्थिक समानता भी हो, यानी कि इक्वालिटी हो। ये तीनों का तीनों चाहिए आपके किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, और किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है रूसो के द्वारा। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा लिखा गया बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। वापस से आपसे बोल रहा है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जो भारत वाला है, टाइम जोन वाला, भारत वाला कहाँ होगा, 82.5 से पूछ रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरता। याद रखिएगा टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। ऊपर से नीचे चलें तो ऊपर से यूपी से गुजरता है, तो आंसर गलत होगा। फिर मध्य प्रदेश भी है, फिर आपका छत्तीसगढ़ भी है, फिर उड़ीसा भी है, और आंध्र प्रदेश भी है। तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्योंकि एकदम लेफ्ट में आ जाता है ना, तो सीधा सीधा ऑप्शन में देखेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। मैंने तो बस समझाया आपको किससे किससे जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा निम्न में से किस स्थान पे होती है। जैसे लोग ऑप्शन देखेंगे उनको लगेगा यार राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती होगी, कोई एक मार देते हैं आंसर, लेकिन याद रखिएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में होती है। कहाँ होती है, लेह में सबसे कम बारिश होगी, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, बर्फ ही बर्फ है। नेक्स्ट, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। आई होप सो जितने लोग प्रॉपर बिहार के हैं उनको तो ये पता होगा कि प्राचीन वैशाली आज के डेट में क्या हो चुका है, हाजीपुर कहलाता है ना। हाजीपुर का मार्केट भी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो देखिए पटना स्थित सदाकत आश्रम क्या स्थापना किसने की, ऑप्शन है मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, शशिकांत सिन्हा। तो स्थापना किया है मजरुल हक ने। किसने किया है, मजरुल हक ने स्थापना किया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए बिहार में
एनटीपीसी है मुख्य ऊर्जा का स्रोत, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसको क्या कहते हैं, जब थर्मल की बात हो गई तो तापीय हो गया, तो ताप विद्युत हो गया। पहला ऑप्शन सही है। जल विद्युत तो वहाँ जहाँ जलप्रपात वगैरह हो वहाँ होता है। आणविक यानी एटॉमिक होता है, ये तो बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। तो ताप विद्युत जो है वो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया है? यानी जो ऑनलाइन आपका जो भी आपका शिकायत है, जो भी कंप्लेन है, ग्रीवांस है, उसको निपटाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है 27 जनवरी 2023 को? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजेश कुमार समिति। कौन सा? राजेश कुमार समिति का गठन किया है, जो भी आपका ऑनलाइन शिकायत है इंटरनेट से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है। देखिए बहुत अच्छा से समझ जाइए, मृदा संरक्षण का मतलब मिट्टी के कटाव को रोकना, है ना। ऑप्शन है, बांध ही मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल नहीं। मृदा वातातीत होता है, बिल्कुल नहीं। मृदा अपरदन होता है, ये तो होता नहीं है, जब अपरदन को ही रोकना है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास, है ना, जो इनिशियल जो विकास है उस भूभाग में होता है जिसमें, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का मिट्टी है और ये किस तरह के भूभाग में पाया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरारोसा का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अवसादी सेल का मतलब होता है आपका, एक तो आप सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक मतलब हो गया आपका कि एक लेयर वाइज लेयर बैठ जाता है, जैसे समुद्र के तली में बैठता है तब जाकर वो एक चट्टान बनता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है ऑप्शन में, ये वे सेलें हैं जिनका संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें क्रिस्टलीकृत हैं, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। देखिए मैंने आपको बताया लेयर बाय लेयर बैठता है फाइनली। अवसादी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये क्या होता है, लेयर बाय लेयर जब बैठेगा तब जाकर ये फाइनली कोई पत्थर में कन्वर्ट होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रायः फास्ट फूड वसा और डैश से भरपूर होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, फैट के अलावा और क्या चाहिए? पोषक तत्व तो फास्ट फूड में बिल्कुल नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, आयरन नहीं होता है। तो फास्ट फूड का मतलब समझिए क्या है, अपूरित कैलोरी है। क्या है? अपूरित कैलोरी होगा किसमें? फास्ट फूड में। फैट के अलावा अपूरित कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा क्या है? तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब तट रेखा की बात करेंगे तो जो आपका समुद्र से किनारे किनारे लगा हुआ, और हम लोगों ने 1-2 सेट पहले 7500 किलोमीटर भी पढ़ा है। तो 7500 किलोमीटर किसके लिए पढ़ा होगा? 7500 किलोमीटर पड़ा होगा तट रेखा टोटल का मतलब याद रखिएगा, मैंने बताया था आइलैंड्स वगैरह को मिला के जितना भी आपका आइलैंड, उन सबको मिलाकर जो है फाइनली हमारा 7500 किलोमीटर था। लेकिन जब हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आइलैंड को छोड़ दीजिए, सीधा सीधा ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ से यहाँ, फिर कुछ थोड़ा सा गुजरात का भी है ना, ये वाला एरिया, और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल के बाद बस ख़त्म कहानी। तो ये वाला जो टोटल आपका एरिया है, इसके एरिया का टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? 6100 किलोमीटर होगा। कितना है? 6100 किलोमीटर होगा। और जब बात करेंगे पूरा द्वीप, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार होता है इंडिया में, है ना। तो इन सबको मिलाकर टोटल 7516 किलोमीटर की लंबाई होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भी मुख्य भूमि का तट रेखा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर मानना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल उसको कहते हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सीधा सीधा वो बिक जाता है। तो गन्ना हम लोग सीधा सीधा खेत से उठाकर बेच सकते हैं, कपास भी बेच सकते हैं, जूट भी बेच सकते हैं। गेहूं जो है वो आपका क्या है? नकदी फसल नहीं आता है, कैश क्रॉप नहीं है गेहूं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फिनलैंड की संसद को संसद ही कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। फिनलैंड की संसद को संसद कहा जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जब बात कर लेते हैं हम लोग सीनेट, तो सीनेट का भी नाम आपने शायद सुना हो। कांग्रेस का तो आप जानते ही, कांग्रेस यूएस का है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था?
ये उर्वरक संयंत्र लगा था का मतलब पास्ट की बात हो रही है, प्लस उर्वरक संयंत्र का मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए जो पहला कारखाना था वो कहाँ लगा था इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आंसर नंबर बी। ये जो सिंदरी जगह है ये है कहाँ? तो याद रखिएगा ये कारखाना भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना 1951 में बना है, 1951 में बना है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्या वजह है? तो देखिए सबसे पहले बादलों वाली रात की बात कर लेते हैं। ज़्यादा जब उमस रहता है तो अर्थ का जो सरफेस है वो विकिरण नहीं कर पाता है हीट को, अगर बादल रहा तो, और बादल नहीं है, क्लियर स्काई है, तो अर्थ क्या करेगा? रेडिएट कर पाएगा। ये जो विकिरण है इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो यानी कि याद रखिए आपको कह रहा है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा ज़्यादा ठंड होती है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है विकिरण के कारण। मैंने अभी बताया अर्थ पूरे दिन हीट को एब्जॉर्ब करता है और पूरे रात कह सकते हैं छोड़ता है, रिलीज़ करता है। तो अगर बादल है तो वो गर्मी पूरी तरह से हमारा अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? तो देखिए आपको क्या कह रहा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वो है आपका गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। मध्याह्न का मतलब दोपहर में। तो यही आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मतलब वही हो गया ऑलमोस्ट। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मतलब हो गया इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के आसपास जो दिन का समय होता है, जैसे ही दोपहर होता है गर्मी बढ़ती है तो गरज के साथ क्या होता है? वर्षा होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो देखिए आपको पूछ रहा है कि किसके द्वारा अपनाया गया था। सब में द्वारा लगा हुआ है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका? संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, है ना। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, पूरा का पूरा प्रियम्बल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? 37 कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 होगा। वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग का आंसर आते रहना चाहिए। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, लाइव देख रहे हैं अगर सुबह सुबह मॉर्निंग 8 o'clock, तो आप इसका आंसर लाइव चैट में भी जाकर दे सकते हैं। वहाँ काफ़ी लोगों का आंसर हर दिन आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जो आप न्याय कर चुके हैं उसके बारे में दोबारा वेरीफाई करना कि वो सही हुआ था या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, यानी कि दोबारा इसके विषय में सोच सकता है, जो अपना ही निर्णय दिया उसके विषय में। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, यानी कि डेमोक्रेसी भारत का कैसा है? संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये रहा आपका आंसर है। ये ओरिजिनल डेमोक्रेसी का रूप है ना। जहाँ बात कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलें आगे। आपका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से पड़ती है मतलब किस युग में पड़ती है, यानी किस युग की है? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। मतलब ऐतिहासिक में भी कैसा? पुराना, है ना। आदि का मतलब शुरुआती वाला। तो शुरुआती जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत ही होती है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, कौन है? आंसर ऑप्शन देखिए, भारत, अमेरिका, चीन और रूस। तो आंसर होगा चीन। चाइना ने 12 जुलाई को मीथेन ईंधन से एक रॉकेट लॉन्च किया है, मीथेन इंजन का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक या वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं? मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शासन वंश था, कौन सा ऐसा शासक था या वंश था जिसने अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दिया है? तो वो कौन सा होगा? वो होगा गुप्ता डायनेस्टी।
किसको कहते हैं? गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। सबसे पहले समझिए कि खालसा भूमि बोले किसको? तो जो सैनिकों को दिया गया भूमि है उसको खालसा भूमि कहते हैं। सैनिक अगर जो आपके लिए जान निछावर कर रहे हैं तो उनके फैमिली को रहने के लिए जो ज़मीन दी जाती थी उसको खालसा भूमि कहते थे। और ऐसी भूमि सबसे ज़्यादा किसके काल में विकसित हुई हैं? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सल्तनत काल के सिक्के कौन कौन से? अब 3 तरह के सिक्के हैं, टंका, ससगनी और जीतल। किन किन धातुओं के बने होते थे? तो याद रखिएगा ये जो ससगनी और टंका है ये तो चांदी का बना था, और जो जीतल है तो है तो याद रखिएगा ये हो गया आपका तांबा का। तो आंसर पहला कौन सा? चांदी चांदी तांबा, पहला ऑप्शन है। दिख रहा है आपको? जो टंका है और जो ससगनी है ये चांदी का बना रहता था और जो जीतल है वो तांबे का बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए बाबर ने एक युद्ध प्रणाली लाई थी, है ना। उस युद्ध प्रणाली का नाम क्या था? उस युद्ध प्रणाली का नाम था तुगलक लामा पद्धति। तुगलामा पद्धति, क्लियर? क्या नाम था? तुगलामा पद्धति था। इसी पद्धति से उसने कई सारे क्या बोलते हैं युद्ध जीते, बैक टू बैक। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल सीटों पर कितने सीटों पर महिला के लिए आरक्षण हो गया? तो देखिए 33% सीट का मतलब हो गया लगभग 1/3। ठीक है, और हम लोग को पता है कि पूरे समय ये आपका जो संसद है उसमें 543 लोग हैं आपके जनरल, और 2 आपका एंग्लो इंडियन है जो अब ख़त्म हो जाता है, लेकिन 2 अभी है तो अभी उसकी बात करते हैं। तो इसका 1/3 की बात कर लें तो 18 × 54 और 1, यानी आंसर क्या होगा? लोकसभा में टोटल फीमेल के लिए कितना आरक्षित सीट है? वो है 181। कितना है? 181 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन। ये देखिए यूएस ओपन जो है वो आपका क्या है? किसी भी साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। तो कह रहा है यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ की राशि इनाम में जीती है? याद रखिएगा सबसे पहले कोई भी ग्रैंड स्लैम आप जीतेंगे तो आपको 25 करोड़ की राशि मिलती है। ठीक है, ये आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अब फाइनली कह रहा है कि यूएस ओपन 2023 में जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता? तो याद रखिएगा वो किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। क्लियर हो गया? और किसको हराया? तो याद रखिएगा हराया है सबालेंका को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित नहीं किया गया है? तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है? वज्र प्रहार, ये अमेरिका के बीच में होता है। अभ्यास तर्कस, ये भी क्या है? अमेरिका और भारत के बीच में होता है। इंद्रधनुषी अभ्यास, ये देखिए ये जो आपका अभ्यास है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगला ट्राइगल ट्रम्प है, ये भी अमेरिका के साथ होता है। तो आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष अभ्यास ये किसके साथ होता है? ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। क्या कह रहा है? भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? किसने किसने? राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान ने, है ना, आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया? ऑप्शन देख लें तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट आंसर स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? तो याद रखिएगा WHO की बात कर रही है। WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त किया है? वो कौन सा है आपका? वो होगा अफ्रीका। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका अफ्रीका क्या है? अफ्रीका को WHO ने पोलियो वायरस से फ्री घोषित किया है। और अफ्रीका का जो लास्ट कंट्री है उसका कंट्री का क्या नाम था? नाइजीरिया।
नाइजीरिया कंट्री को पोलियो फ्री करने के साथ ही पूरा का पूरा जो अफ्रीकी महादेश है वो पोलियो फ्री हो गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ मैंने बताया था वर्तिकाग्र, वर्तिका या वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इससे आपका क्या होता है, केसर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? तो जब आप फिजिकल, पेशीय क्रिया का मतलब कोई फिजिकल काम करते हैं तो जो थकान होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, है ना। किसकी वजह से? 52 का आंसर डी है, वो है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 N न्यूटन है जहाँ g का वैल्यू इतना है, तो द्रव्यमान क्या होगा? याद रखिएगा, द्रव्यमान जब 9.8 यानी g से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तब जाकर द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान में g नहीं होता है, तो 9.8 को जब 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1 होगा, तो 1 kg आंसर होगा, तो 1 kg आपका आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी हो, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए। ध्यान रखिएगा, एक आपका टेबल है ना, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक बुक रखी हुई है। आपको क्या कह रहा है कि यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रिया बल मान लिया, गुरुत्वाकर्षण देखिए नीचे की ओर खींच रहा है, अगर इसको ही हम लोग क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया क्या होगा? वो जब नीचे की ओर खींच रहा है, जी को हम लोग माने, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर की ओर धक्का लगाना, जो टेबल लगा रहा होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, क्या होगा? तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, मतलब क्या होगा? तो याद रखिएगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, देखिए जब तेल पानी पर तैरेगा तो पानी क्या आपको फैला फैला नजर आएगा, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। तो देखिए अवतल दर्पण बोल रहा है, तो अवतल दर्पण ये हो गया आपका, है ना। और इस अवतल दर्पण का जो फोकल दूरी है वो कितना बता रहा है? 15 सेंटीमीटर बता रहा है, और वस्तु को रख रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जब भी वस्तु फोकस से आगे बढ़ेगा तो इमेज जो है वो आभासी रूप में यहाँ पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, और सीधा बनेगा। यानी सीधा और आवर्धित, आवर्धित जैसे सीधा हो गया समझिए आभासी बन रहा है। तो आभासी कह लीजिए, सीधा कह लीजिए, आवर्धित कह लीजिए, दर्पण के पीछे कह लीजिए, सब इसी सिचुएशन के लिए है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन क्या है आपका? आभासी और आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैग्नीशियम का संगठन क्या है? तो मैग्नीशियम देखिए एक तरह का क्या है? कंपाउंड है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ रहता है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम कहते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को। तो देखिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम यहाँ से लिया है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का लास्ट का लियम लिया है, दोनों मिलकर क्या बन गया? मैग्नीशियम। और ये आपका पहला है, 96% एल्युमिनियम होता है और 4% मैग्नीशियम होता है, दोनों को मिलाकर मैग्नीशियम बना है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है 58 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है का मतलब आपसे पूछ रहा है मिक्सचर नहीं है, सीधा सीधा। तो देखिए वायु है, दूध है और सीमेंट है, आंसर क्या होगा? पारा। Hg क्या है? एक मिक्सचर नहीं है, वो अपने आप में एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस फिगर को, बेसिकली ये फिगर जो है वो सेल डिवीज़न को दर्शाता है। किसको? सेल डिवीज़न को। और आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो है सेल डिवीज़न का कौन सा फेज है ना। देखिए इस फेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका तर्करूपी दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेट कहते हैं। आपको डिफरेंट 5 फेजेस को भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, और फिर आप लोग डिसाइड करेंगे इसका क्या आंसर है। आंसर मेटाफेज है, टेलोफेज है, एनाफेज है या उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग चलते हैं इसके 5 फेज को देख लेते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट फेजेस नज़र आ रहे हैं सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न जैसे हमारा शरीर का विकास होता है, वो एक सेल 2 में बदलेगा, 2 4 में बदलेगा, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो आपको ये दिख रहा है, ये आपका एक ऐसा से पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये इंटरफेज है। ये एक ऐसा समय है जहाँ ये जो आपका क्रोमेटिन नेट है इसका क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होना स्टार्ट होता है। फिर अगला आता है आपका प्रोफेज। इसका इमेज आप देख सकते हैं, इसमें क्रोमेटिन नेट अलग अलग थोड़ा बिहेव करता है। ये जो आपको दिख रहा है आपका क्या न्यूक्लियोलस है, ये 2 हो चुका है, देखिए ये आपका प्रोफेज है। थर्ड क्या होता है? मेटाफेज, जिसमें जो क्रोमेटिन नेट है वो बिल्कुल, ये देखिए ये जो आपका देशांतर वाला लाइन था इस वाले में अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है।
लास्ट आता है एनाफेज। यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिए, इस वाले का जो आपका न्यूक्लियोलस है इसका अलग है और इस वाले न्यूक्लियस का अलग आपका क्रोमेटिन नेट नज़र आ रहा है। और सबसे लास्ट आता है टीलोफेज। इस फेज में आपको 2 सेपरेट अलग अलग शेल नज़र आ रहे होंगे। तो यही आपका 5 फेज है। उस पांचों फेज को मैंने आपको दिखा दिया। डिटेल स्टडी हम कभी नियर फ्यूचर करेंगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। तो आपने जो फिगर देखा वो ऑलमोस्ट कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। तो ये कौन सा फेज होगा, एनाफेज होगा, चौथे नंबर का फेज होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आपने देखा उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपका एनाफेज, जिसमें आपको ये 2 अलग अलग क्रोमेटिन नेट के आसपास का सारा जो मटेरियल है वो आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, 2 अलग अलग न्यूक्लियस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान थे। यानी आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका कुछ लक्षण जो है वो रेप्टाइल के इक्वल था। तो वो कौन सा पक्षी है आपका, वो आपका पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका कुछ ऐसे लक्षण हैं, यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेप्टाइल्स की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते है ना, अधिक से कम की ओर जाना है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों नज़र आ रहा है। गामा के बाद बीटा का होगा, बीटा के बाद अल्फा का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है। रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ये भी सही है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये गलत है। द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग होता है। तो असत्य आपसे पूछ रहा था, तो असत्य क्या होगा, सी नंबर असत्य होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, ये क्या है, तो याद रखिएगा रिक्तिया, जो सेंट्रियोल कहते हैं फाइनली। ये क्या है आपका, केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, सेंट्रियोल जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब क्या क्या बचा है आपके पास, तो देखिए आपके पास बचा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA। ये आपका कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। केंद्रिका जो होता है वो भी केंद्रक में होता है, और जीन भी कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। तो ये जो आपके पास वैक्यूल जिसको कहते हैं, वैक्यूम से वैक्यूल बना है, रिक्तिका, ये आपका केंद्रक में नहीं होता है। जब हम लोग सेल का पिक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इकोसिस्टम, हमारे आसपास का जो इकोसिस्टम है ये बेसिकली 2 चीज़ों से बना है, एक को बोले जैव और एक को बोले अजैव। जैव का मतलब जो जीवित है, अजैव का मतलब जो जीवित नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। तो देखिए फूल खुलता है और बंद हो जाता है, इस गति को हम लोग कहते हैं अनुकुंचन। क्या कहते हैं, अनुकुंचन कह सकते हैं आप लोग, अनुकुंचन लिखा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्ण अंधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, यानी आपको कह रहा है कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो याद रखिएगा उसके पीछे का रीज़न है कि पुरुष में केवल X क्रोमोसोम होती है, इसी की वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस मेल के पास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, अल्कीन्स के सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट, संतृप्त और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। असंतृप्त, सैचुरेटेड में अल्केन था जिसका फार्मूला था HCN H2N+2। अनसैचुरेटेड 2 पार्ट में है ना, डबल बॉन्ड अलग, ट्रिपल बॉन्ड अलग। डबल बॉन्ड को हम लोग बोले अल्कीन, है ना, तो अल्कीन का फार्मूला था CnH2n, डबल सीधा। और अल्काइन अगर पूछता तो CnH2n-2 हो जाता। तो आपसे पूछ रहा है अल्कीन्स का फार्मूला, तो CnH2n कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कैसा होता है। तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, भारी पानी कहते हैं, भारी जल कहते हैं। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले सकता है, यानी कि समस्थानिक ले सकता है। तो ये आपका क्या है, भारी जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी दे दें कि जो एक आपका नवयुवक है उसके शरीर में टोटल नंबर ऑफ हड्डियाँ कितनी होंगी। आंसर क्या है, आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा नील्स बोर की बात कर रहा है ये, उसके कक्षा में जो कोणीय संवेग है L = होता है NH/2π। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका ये
NH/2π, ये ध्यान में रखेंगे। नील्स बोर के कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फॉर्मूला है L = NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन कर देता है। आपने शायद लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब जिंक को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बाहर कौन सी गैस आती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक को हम लोग हाइड्रो जो आपका H2SO4 है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन कौन कर देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या, H2SO4। देखिए जब जिंक की बात कर लें और H2SO4 की बात कर लें तो रिएक्शन क्या होता है, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर, ऐनक का मतलब जो आपका चश्मा है, +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होता है। याद रखिएगा फोकस दूरी = होता है, या बोलिए कि पावर = होता है 1/f, वो भी मीटर में। तो मीटर का मतलब ऊपर 100 लगा देते हैं जब ये सेंटीमीटर में होता है तो यहाँ से f = हो जाएगा 100/p, है ना। तो 100/p पावर कितना है, +2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आंसर क्या होगा, C नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स जिसमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है। तो देखिए क्लोरोफिल का कलर आपसे पूछ रहा है, हम लोग सभी को पता है क्लोरोफिल का कलर क्या है, ग्रीन होता है ना। ग्रीन यानी कि हरा रंग रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्टिड में अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पे विचार कीजिए। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या बन रहा है, तो CaOCl का होल Cl, ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है। आपसे पूछ रहा है सूत्र CaOCl क्या है, तो याद रखेंगे ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन कहाँ होता है, अंडा द्वारा, किडनी द्वारा, वृषण द्वारा या पीयूष द्वारा। तो याद रखिएगा अंडाशय द्वारा जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर A है वो आपका सही है, अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। और आप लोग को पता होगा कि एस्ट्रोजन क्या है, एक मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैथ्स के 5 क्वेश्चन को फटाफट आप लोग पेन पेपर के साथ लेकर बनाइए इस क्वेश्चन को। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हो गए। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 20% बराबर 35 है, तो पूछ रहा कुल आम कितने होंगे। तो 1/5, 20% को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/5 अगर 35 है तो 1 = होगा 35 5 और 35 बचे क्या होगा, 175। ऑप्शन नंबर B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 15, 10 और 6 दिन में समाप्त कर सकते हो, तीनों मिलकर क्या करेंगे। तो देखिए सबसे बात कर लेते हैं हम लोग कि एक का 15 है, एक का 10 है, एक का 6 है, एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक की इफिशियंसी कितनी, 2, इसकी इफिशियंसी कितनी, 3, इसकी इफिशियंसी 5। जब इन दोनों को जोड़ लिया हमने तो कितना आ गया, 5 3 8 2 10। एक दिन में 10 कर ले रहा है, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक दिन में 10 है तो 30 करने में कितना टाइम लगेगा, वेरी गुड, 3 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 3 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका वापस से आपका रीजनिंग का आ गया। कह रहा है क्या, 101, एक लड़की की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं हैं। ठीक है, उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं हैं, मतलब फीमेल नहीं है। कह रहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन, मेरी माँ की इकलौती बेटी मेरी बहन हो जाएगी, और मेरी बहन क्या है, उसकी माँ है, उसकी माँ है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है, तो वो क्या होगी, भतीजी होगी या भांजी होगी। कौन होगी, भतीजी या भांजी, इसका आंसर है। आप कुछ मत कीजिए इस क्वेश्चन में, अपने आप को उस जगह पे पुट करके रखिएगा तो आपको उसका आंसर क्लियर कट विजिबल हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ट्रीटमेंट का संबंध डॉक्टर से है, तो देखिए ट्रीटमेंट कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। तो खेलेगा कौन, स्पोर्ट का मतलब खेलेगा कौन, खिलाड़ी। खिलाड़ी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर D सही होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार न्यायालय शब्द का संबंध न्याय से है, मतलब न्याय कहाँ मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा। तो स्कूल में क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। स्कूल में क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्नवाचक शब्द में क्या आएगा, तो देखिए आपके पास LMNO है ना, यहाँ दिख रहा होगा LMNO, तो P होगा। आगे है ABCDEF के बाद GHIJ KLM
N, O P Q R, 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो R के बाद S T, U के बाद V होगा, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अब बीच वाले की बात कर लें, देखिए बीच वाला उल्टा जा रहा है। L 12 हो गया, P का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, इसका वैल्यू 20 हो गया, मतलब ये घट के 8 पे आएगा, और 8 क्या होता है H होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरी बात समझे, मैंने बस सीरीज़ को देखा और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वर्णमाला में से कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर से बाईं ओर छठा होगा। तो दाहिने छोर से 19वां अक्षर का मतलब आप लोग क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब उसके बाएं छठा बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या होगा आंसर बी होना चाहिए, कहीं गलती हो गया होगा, 6 चलना है, सॉरी 6, तो बी आ गया, तो आंसर क्या होगा बी होगा। चलते फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। तो देखिए ऊपर से आपका 16 नंबर पे है और नीचे से 29वां नंबर पे है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग एक माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 44। अब कह रहा है क्या 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया, तो +6 करेंगे तो हो जाएगा 50, और 5 जो है वो फेल हो गए, तो 5 और ऐड कर लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 55। क्या होगा 55 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु एस से चलते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका बिंदु एस है, यहाँ से मैं दक्षिण की ओर कितना चल रहा हूँ 25 चल रहा हूँ, साउथ की ओर नीचे चल रहा हूँ। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ा मतलब इधर चलेगा, कितना चल रहा है 50 चल रहा है, तो फिगर गलती हो गया, यहाँ से बना लेते हैं, ये 25 और ये 50, और फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ा और 25 चला, तो फिर देखिए इसके सामने सामने आ गया होगा, ये पॉइंट सेम होगा। और फिर पुनः बाएं मुड़ा, और लेफ्ट यहाँ से इधर की ओर चलेंगे हम लोग, बाएं की ओर चलेंगे और 60 चलेगा, तो 50 यहाँ वाला और 10 यहाँ वाला, और टी पे पहुँचता है। तो अब क्या चल रहा है, वह बिंदु एस से टी किस दिशा में और कितना दूर है। तो देखिए आपको पता है कि जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे वो पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था, और टी यहाँ है, आपको पता है इधर की ओर है, मतलब पश्चिम में होगा, और टोटल कितनी दूरी है 10 मीटर की दूरी है, तो 10 मीटर पश्चिम आपका आंसर, ए नंबर आंसर आपका क्या होगा सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लैंग्वेज में कोडिंग में ए को बी लिखेंगे, बी को सी लिखेंगे, सी को डी लिखेंगे, मतलब एक अगला अल्फ़ाबेट कर रहे हैं, तो स्मार्ट को क्या लिखेंगे, तो एस का टी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। टी एन बी किस में नज़र आ रहा है, ये आपका सी में नज़र आ रहा है, और डी में भी आ रहा है, सॉरी, आर का एस हो जाएगा, तो फाइनली सी आंसर सही है, सी आंसर सही है, एक एक बढ़ा देना है। नेक्स्ट एक्शन, अक्षरों का क्रम बदले बिना तथा अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए इनएक्टिव से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि इनएक्टिव में आपको कह रहा है कि क्रम भी बदलना नहीं है, एक बार यूज़ करना है, क्रम भी बदलना नहीं है। तो पहले तो इन बन जाएगा, फिर एक्ट बनेगा ACT एक्ट, और फिर एक्टिव बनेगा ACTIV, तो टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे 3 वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, चलें आगे है। किसी कोड लैंग्वेज में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे अल्फ़ाबेट में चेंजेस है, तो बिल्कुल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या ग्रोथ हो रहा है और नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो सी है और आर, सी और आर आपस में रोटेट कर रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये क्या है, RFUVQNPC। तो देखिए सी और आर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है, तो एम और चेंज हो जाएगा, ई यहाँ और एम यहाँ, तो सारे ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये दोनों में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें किसकी, इसके बाद बात कर लें ओ किस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए राइट में पी में अगला में जा रहा है, तो ई किस में कन्वर्ट होगा, एफ में जाएगा, तो एफ यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, वेरी गुड। फिर हम अगला बात कर लें, तो अगला दिख रहा होगा एम एन में कन्वर्ट हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो इसी तरह से डी किस में कन्वर्ट होगा, ई में कन्वर्ट होगा, तो आपको दिख रहा होगा आंसर क्या है, आपका आंसर नंबर डी है। तो आई होप सो आपको सेट में कुछ मज़ा आ रहा होगा, कुछ नई बातें सीखी भी होंगी, कुछ पुराना रिवाइज भी होगा, है ना। तो चलिए ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।